ग्रेट पावर कंपटीशन इस दुनिया की एक बिटर रियलिटी है और यह भी हकीकत है कि नो स्टेट कैन परमानेंटली रिमेन अ पावरफुल स्टेट बिकॉज स्टेट्स राइज एंड फॉल। 21st सेंचुरी में भी ग्रेट पावर कंपटीशन हमें इंटेंसिफाई होता हुआ नजर आ रहा है और स्कॉलर्स का यह मानना है कि 21st सेंचुरी में एशिया विल बी अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर दिस कंपटीशन, यानी 21वीं सदी का जो कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए एशिया का जो रोल होगा वो एक सेंटर स्टेज का रोल होगा। और जब हम एशिया की बात करते हैं तो एशिया एक बड़ा डाइवर्स रीजन है। इसकी पॉपुलेशन 4.7 बिलियन है, यानी दुनिया की आधी आबादी से ज्यादा एशिया की पॉपुलेशन है। इकोनॉमिक वाइज भी ये बड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन है। इसकी जीडीपी 41 ट्रिलियन डॉलर है और इसकी जो नॉमिनल जीडीपी में भी एशिया सरे फहरिस्त है। परचेजिंग पावर पैरिटी में भी एशिया सरे फहरिस्त है और इंट्रा ट्रेड जो है एशिया में वो 58.2% है, यानी यहां पे जो रीजनल इंटीग्रेशन है वो भी बहुत ज्यादा है। तो जब हम एशिया को मजीद एक्सप्लोर करते हैं तो यहां पे हमें दो परमानेंट थीम्स नजर आते हैं। एक तरफ तो इकोनॉमिक एशिया है कि जिसमें रीजनल इंटीग्रेशन हो रही है, ट्रेड का जो वॉल्यूम है उसमें इजाफा हो रहा है और जो मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स है उसको यूटिलाइज किया जा रहा है कि जो ट्रेड बैरियर्स हैं उनको कम से कम किया जाए। जबकि दूसरी तरफ हमारे सामने सिक्योरिटी एशिया भी पड़ा हुआ है। सिक्योरिटी एशिया में हमें नेशनलिज्म, इरिडेंटिज्म और इसी के साथ साथ जो टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो बड़े डोमिनेंट रोल प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये दो थीम्स ईस्टर्न एशिया में, जिसमें ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया आ जाता है, वहां पे ये दो थीम्स बड़े परमानेंट नजर आ रहे हैं। और हम जब इकोनॉमिक एशिया की बात करते हैं तो ये रीजनल इंटीग्रेशन का किस्सा जो है ये शुरू होता है 1997 और 1998 के फाइनेंशियल क्राइसिस से। इस फाइनेंशियल क्राइसिस ने साउथ ईस्ट एशिया के दो स्टेट्स को, इंडोनेशिया और थाईलैंड को बुरी तरह मुतासिर किया। थाईलैंड ने अमेरिका से लोन की रिक्वेस्ट की कि उसकी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए मदद की जाए, लेकिन अमेरिका ने वो रिक्वेस्ट डिक्लाइन कर दी। जबकि अमेरिका ने मेक्सिको को 1994 में बेल दे दिया था, जबकि थाईलैंड को उन्होंने बेल नहीं दिया। तो यहां से जो ईस्टर्न एशिया के जो स्टेट्स हैं उन्होंने रीजनल इंटीग्रेशन पर जोर दिया, एक दूसरे के साथ ट्रेड पर फोकस किया और फिर हमने देखा कि ईस्टर्न एशिया के जो स्टेट्स हैं उनकी इकोनॉमीज स्ट्रेंथन होती चली गई। इसकी मिसाल आप इस बात से ले सकते हैं कि ईस्ट एशिया का जो जीडीपी है वो 29 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि साउथ ईस्ट एशिया का जो जीडीपी है वो 4 ट्रिलियन डॉलर है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इकोनॉमिकली कितना स्ट्रॉन्ग रीजन है। और जब हम इंट्रा रीजन ट्रेड की बात करते हैं तो ईस्ट एशिया में आपस में जो इनके ट्रेड है वो 32% है और जबकि साउथ ईस्ट एशिया में 26% है। इसी के साथ साथ जो ये ईस्टर्न एशियन स्टेट्स है या जो एशिया के ज़्यादातर जो ममालिक है वो चाइना के ऊपर अपने ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। और मजे की बात यह है कि पूरे एशिया में जब आप देखते हैं तो एशिया की जो कंज्यूमर मार्केट है वो भी बहुत ज्यादा है और हमें यहां पे रीजनल इंस्टीट्यूशंस का भी एक भरपूर जोर नजर आ रहा है। आपके सामने आसियान की एग्जाम्पल मौजूद है कि जिनमें 10 से ज़ायद ममालिक शामिल हैं। आसियान की जो इकोनॉमी है वो 3.3 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि आसियान प्लस की जो जीडीपी है वो 27.5 ट्रिलियन डॉलर है। और फिर यहाँ पे बाकी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि ट्रेड के हवाले से बड़ा अहम रोल प्ले कर रहे हैं। आसियान के अलावा हमारे पास रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक फ्रेमवर्क भी मौजूद है जिसको प्राइमरीली चाइना डोमिनेट करता है और उसको काउंटर करने के लिए अमेरिका ने या वेस्टर्न जो पावर्स हैं उन्होंने ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के नाम से एक और मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म की बुनियाद रखी
और फिर हमारे पास ब्रिक्स की भी एग्जाम्पल है कि जहां पर इंडिया और चाइना बड़ा अहम रोल प्ले कर रहे हैं। और यह भी बताना जरूरी है कि दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी चाइना है, जबकि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी जापान है और फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया है। तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि टॉप 5 में जो 3 स्टेट्स हैं वो एशिया से ताल्लुक रखते हैं। तो यहां पे एक चीज तो वाज़ेह होगी कि ये रीजन जो है एशिया का और खास तौर पर ईस्टर्न एशिया का वो इकोनॉमिकली बड़ा स्ट्रांग रीजन है। लेकिन दूसरी तरफ सिक्योरिटी एशिया भी अपने तेवर बड़े वाज़ेह तरीके से दिखा रहा है। और ये भी एक हकीकत है कि एशिया में नेशनलिज्म एंड हिस्ट्री नॉट आइडेंटिटी पावरफुली शेप्स एशिया फ्यूचर। यानी एशिया में नेशनलिज्म एंड हिस्ट्री ये स्टेट के बिहेवियर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। और हम जब सिक्योरिटी एशिया की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें एक बार फिर नेशनलिज्म की वेव नज़र आ रही है। ख़ुसूसी तौर पर जब हम ईस्टर्न एशिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। ईस्ट एशिया में चाइना, जापान आपस में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल है और ताइवान भी एक बोन ऑफ कंटेंशन है इस रीजन में। जबकि दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और जापान के लिए दर्द सर बना हुआ है। और फिर हम जब ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को कंबाइनली देखते हैं तो यहाँ पे जो सबसे अहम इशू है वो साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में हमें नज़र आता है। साउथ चाइना सी का जो बुनियादी तौर पर बॉर्डर है वो ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के साथ है। और मैं इसके ऊपर एक तफसीली वीडियो बनाऊंगा कि साउथ चाइना सी में क्या चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट की वजूहात क्या है और इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ थोड़ा सा आप लोगों को ओवरव्यू देता चलूँ कि यहाँ पर डिफरेंट स्टेट्स के मैरीटाइम टेरिटोरियल क्लेम्स हैं। और ये कहा जा रहा है कि साउथ चाइना सी में चाइना का जो बिहेवियर है वो एग्रेसिव है, क्योंकि वहाँ पर जो डिफरेंट आइलैंड्स हैं चाइना कोशिश कर रहा है कि उन पर वो अपना कंट्रोल हासिल करे। जबकि दूसरी तरफ फिलीपींस, वियतनाम और ब्रुनोई उनके भी मैरीटाइम क्लेम्स है कि जो साउथ चाइना सी के जो आइलैंड्स हैं वो उनका हिस्सा थे। तो यहाँ पे जो मैरीटाइम के हवाले से कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बड़ा हमें क्लियर नज़र आता है। जबकि ईस्ट चाइना सी में सिंकाकू आइलैंड्स के ऊपर जापान का और चाइना का तनाज़ा है। चाइना ये क्लेम करता है कि सिंकाकू जो आइलैंड्स है वो बेसिकली चाइना के हैं, जबकि जापान वो क्लेम करता है कि वो जापान के हैं। तो यहाँ पे ईस्टर्न एशिया में ये सिचुएशन हमें नज़र आ रही है। और इसी के साथ साथ जो नॉर्थ कोरिया रोज़ बरोज़ नए मिसाइल टेस्ट कर रहा है तो इससे भी यहाँ पे सिक्योरिटी डायलेमा जापान के लिए और साउथ कोरिया के लिए पैदा हो रहा है। खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि शायद जापान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ जाए। साउथ कोरिया के बारे में भी कहा जा रहा है, लेकिन साउथ कोरिया खुद यहाँ पे बड़ा कंफ्यूज हमें नज़र आता है, क्योंकि वो चाइना और यूएस के दरमियान अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहा है। साउथ कोरिया का जो ट्रेड है चाइना के साथ बहुत ज़्यादा है, तो वो कभी भी नहीं चाहता कि वो चाइना के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आए। तो जब हम सिक्योरिटी एशिया की बात करते हैं तो उसमें एक और अहम प्लेयर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हमने पहले बात की कि जो एशिया के स्टेट्स है वो चाइना के ऊपर ट्रेड के हवाले से डिपेंडेंट है, लेकिन जो यूएस है वो ऑफशोर बैलेंसर का रोल प्ले कर रहा है। यूएस ने बहुत सारे ममालिक के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाया हुआ है। ख़ास तौर पर हम जब जापान और साउथ कोरिया एंड ताइवान की बात करते हैं तो उनके साथ यूएस का एक पैक्ट है कि वो उनकी सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करेगा। इसी के साथ साथ जब हम साउथ ईस्ट एशिया की बात करते हैं तो वहाँ के जो स्टेट्स, मैंने जैसा आपको बताया कि साउथ चाइना सी में उनके मैरीटाइम टेरिटोरियल क्लेम्स हैं, तो वो अब ये सोच रहे हैं कि चाइना चूंकि वहाँ पे एग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहा है तो वो अपनी सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए यूएस की तरफ देख रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमें जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। तो बुनियादी तौर पर आप देख सकते हैं कि एक तरफ तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो रही है, जबकि दूसरी तरफ जो सिक्योरिटी एशिया है वो भी अपना डोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है। स्कॉलर्स का ये मानना है कि इन दो थीम्स की वजह से
इकोनॉमिक एशिया की वजह से और सिक्योरिटी एशिया की वजह से यूएस के लिए भी दो स्ट्रेटेजिक डायलेमास क्रिएट हो रहे हैं। पहला डायलेमा तो ये है, अगर यहाँ पर सिक्योरिटी एशिया ट्रायम्फ कर जाता है तो फिर जो ये एशिया का रीजन है ये वॉलेटाइल रीजन होगा और शायद यूएस को डायरेक्टली इस रीजन में इन्वॉल्व होना पड़े। और यूएस कभी भी ये नहीं चाहेगा कि वो यहाँ पे डायरेक्टली इन्वॉल्व हो। वो चाहता है कि अपना बर्डन अपने एलाइज के ऊपर ज़्यादा डाले और वो ऑफशोर बैलेंसर के तौर पर अपना रोल प्ले करे। और दूसरा स्ट्रेटेजिक डायलेमा यूएस के लिए ये है, अगर यहाँ पे इकोनॉमिक एशिया ट्रायम्फ कर जाता है तो इससे होगा क्या कि जो एशियन स्टेट्स हैं वो आपस में मजीद ट्रेड के लिए डिपेंडेंट हो जाएंगे, पैन एशियन जो आइडेंटिटी है वो उभरेगी और इसी के साथ साथ जो उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स है उसमें भी कमी आ सकती है। अगर ऐसा होता है तो यूएस का जो रोल है, यूएस की जो पोजीशन है उसमें डिक्लाइन हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे यूएस के लिए दो बड़े अहम स्ट्रेटेजिक डायलेमास उभर रहे हैं जो हमने इस वीडियो में डिस्कशन की। इससे एक चीज तो वाज़ेह हो रही है कि 21वीं सेंचुरी में, 21वीं सदी में एशिया जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा ग्रेट पावर कंपटीशन के लिए और ये एशिया ही डिसाइड करेगा कि सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में कौन सा स्टेट अहम रोल प्ले करेगा।